हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे हिंदी बिहार यूट्यूब चैनल में। आप ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए, इसमें 20 क्वेश्चन है। एक पार्ट 1 से पार्ट 4 तक मैं पहले करा चुका हूँ, ये पार्ट 5 है। हम बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संतुलन विनिमय दर से ऊपर विनिमय दर होने पर विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त पूर्ति क्या होगी, क्या इफेक्ट करेगी। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी घटेगी, कम होगी, या ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित रहेगी, या ऑप्शन नंबर डी शून्य होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बढ़ेगी। देखिए, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है डिमांड और सप्लाई में बता रहा है अंतर क्या है। किसी भी वस्तु का अगर डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगा। यही एक दूसरे का ये रिलेशन बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वाइड लिमिट बैंक प्रणाली में विनिमय दर में कितने प्रतिशत परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। आपको पता है 10% होता है, वो भी कौन करता है, IMF के अकॉर्डिंग 10% तक ये लिमिट होता है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट बता रहा हूँ क्या है। वाइड एग्जाम में क्या पूछ सकता है, वाइड बैंड इक्वल टू 10%। यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिएगा, कौन करता है, IMF के समय समय पर, मतलब अपना रिफॉर्म करते रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसी प्रणाली जिसमें लोचशीलता बिल्कुल ना हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा, देखते हैं नीचे क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि ये देखिए ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आएगा। विनिमय दर सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा तय होती है, ठीक है, जिसमें बाजार की शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन में बांटा है, फिक्स्ड जीरो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लोटिंग हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेज्ड हाई फ्लोट, हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसी एक देश की मुद्रा के रूप में दूसरे देश की मुद्रा की कीमत क्या कहलाती है। तो विदेशी विनिमय दर कहलाती है। क्यों कहलाती है, आइए फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल टू डोमेस्टिक करेंसी या फॉरेन करेंसी यूनिट होता है। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज किया जाता है। मान लो हमारे इंडिया की करेंसी है, मैं इंडोनेशिया गया, इंडोनेशियन करेंसी लिया, तो एक दूसरे को मैं चेंज करूँगा, इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लचीली अस्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण क्या है। इसमें से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सारे के सारे होगा। ये भी होगा सतत समायोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा, मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता होगी। क्यों होगी, आइए देखिए। जब भी विकल्पों में उपयुक्त सभी आए तो तीनों विकल्पों का व्यक्तिगत मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। देखिए सतत समायोजन, यह विदेशी भुगतान संतुलन में अपने स्वतः ही समायोजन कर लेती है, विदेशी भुगतान को स्वतः समायोजन करती है। मौद्रिक स्वतंत्रता क्या होती है, केंद्रीय बैंक को विनिमय दर स्थित रखने के लिए विशाल विदेशी भंडार बनाए रखने की मजबूती नहीं होती है मौद्रिक स्वतंत्रता में। बाजार आधारित, तो आपको पता है यह मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतः निर्धारित होती है। देखिए यहाँ पे क्या करें, कंपैरिजन टेबल क्या करें। अगर फिक्स रेट आता है तो कौन तय करता है, फिक्स रेट को हमेशा गवर्नमेंट तय करती है, हमेशा गवर्नमेंट तय करती है। अगर फ्लेक्सिबल रेट होगा तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यानी भुगतान संतुलन घाटे का भाग पूछ रहा है, इसमें से कौन है। तो कौन है इसमें से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का भाग है। एक्सप्लेनेशन क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट, यहाँ पे आप पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए NCERT कनेक्शन क्या कर रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट
डेफिसिट इक्वल टू, डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा होता है, यानी भुगतान संतुलन व्यापार का घाटा ऑटोनोमस रिसिपिट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट होता है। ठीक है, व्यापार संतुलन घाटा एक बार देख लीजिए क्या होता है। जब कुल स्वायत्त प्राप्तियाँ ऑटोनोमस रिसिप्ट कुल स्वायत्त भुगतानों से कम होती है, चालू घाटा इसका सबसे प्रमुख घटक है। ठीक है, देखिए भारत जैसे विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतन है कौन, करेंट अकाउंट डेफिसिट। 7 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सारे। इसमें दृश्य वस्तुएं भी शामिल होती है, ठीक है, अदृश्य वस्तुएं भी शामिल होती है और पूंजीगत अंतरण भी शामिल होता है। देखते हैं क्या है तीनों। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में सभी आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध लेखा जोखा, यानी एक साल के अंदर में जितना भी हुआ है इसका विश्व के बीच निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन देन का क्रम लेखा जोखा होता है एक वर्ष के अंदर का, जिसमें दृश्य वस्तुएं शामिल होती है, अदृश्य सेवाएं चालू होती है, और दूसरा एक तरफा हस्तांतरण क्या होता है, उपहार दान, कोई चीज़ें उपहार में दे दिया, दान में दे दिया उसका, और पूंजीगत लेन देन यानी ऋण निवेश, किसी से मैंने ऋण लिया उसका और निवेश कर दिया किसी भी कंपनी पे उसका। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू करेंट अकाउंट विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस यूनिलेटरल प्लस कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, आइए ये देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या होता है। देखिए अदृश्य वस्तुएं क्या होता है, सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, पर्यटन हो गया। दृश्य वस्तुएं भौतिक वस्तु जिसे अब मैं इस्तेमाल करता हूँ ख़त्म हो जाता है, जैसे कपड़े हो गया है, जूते हो गए, ये सब दृश्य वस्तुएं में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इंटेंजिबल वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात को क्या कहा जाता है। तो इसमें देखिए, अब इसमें बताइए क्या कहा जाता है। इसमें अदृश्य कहा जाता है, अमूर्त जिसे छुआ नहीं जा सकता है उसे अमूर्त बोलते हैं। आइए क्या कर रही है, देखिए सबसे पहले इसका सिंबल देखिए, इस ऐसा सिंबल अगर रहेगा ऐसा तो बैंकिंग का ऐसा रहेगा, तो टूरिज्म का ऐसा रहेगा, सॉफ्टवेयर का, इंश्योरेंस का ऐसा रहेगा। ठीक है, क्या होता है अदृश्य वस्तुएं, सॉफ्टवेयर हो गया, सेवा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी, पर्यटन तथा विदेशों से प्राप्त लाभांश ये चालू खाते के अंग है। क्या होता है, भारत अदृश्य व्यापार के निर्यात में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। क्या चीज़ में, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में। ये टर्शियरी का सेक्टर आता है, टर्शियरी का आता है, तृतीय में आता है। भारत में विदेशी ऋण का सबसे बड़ा रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कमर्शियल बोरोइंग होता है, फॉरेन। सबसे ज़्यादा हम लोग भारत अगर पैसा लेके आता है बाहर से तो ब्याज में लेके आता है। देखिए क्या है, ECB -34% डेप्थ होता है ये। NRI जो भारत के व्यक्ति हैं विदेश में जाके वहाँ से लाभ अर्जित करके हमारे इंडिया में भेजते हैं, उनको NRI बोलते हैं, जो बस गए हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट होता है। देखिए होता क्या, भारत के कुल एक्सटर्नल डेप्थ वाणिज्यिक उधारी बोरोइंग का हिस्सा सबसे अधिक 32 से 35% होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग उधार लेते हैं तो 32 से 35% तक उधार लेते हैं। NRI क्या होता है, गैर निवासी भारतीय और बहुपक्षीय ऋण का स्थान आता है। भारतीय निजी एवं सार्वजनिक कंपनी पूंजी जुटाने के लिए ECB अत्यधिक प्रयोग करती है। ECB वाणिज्यिक दरों पर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी ब्याज दरें बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। भारतीय रियल एस्टेट कंपनी द्वारा गूगल से प्राप्त किया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ दर्ज होगा, बताइए। इसका आंसर होगा चालू खाते में जमा होगी। क्यों जमा होगी चालू खाते में, देखिए ये गोल्डन रूल देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होता है। एक तो इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उसका क्रेडिट प्लस आउटफ्लो, यानी हम लोग
कितना जमा कर रहे हैं और उसमें से कितना जा रहा है इक्वल टू डेबिट बोलते हैं इसको, डेबिट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए है क्या, जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड प्लस पॉजिटिव होता है। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा रुक कर। पूर्ति के नियम का फंक्शनल रिलेशन व्यक्त किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए कैसे होगा। इसका होगा S बराबर F इंटू P होगा। कैसे होगा ये S, जहाँ S क्या है पूर्ति की मात्रा, P बराबर कीमत हो गया, F बराबर फलन हो गया। प्राइस, सप्लाई और ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखिए फंक्शनल रिलेशन भी आ जाएगा इसमें। देखिए ये देखिए पूर्ति का लॉ ऑफ सप्लाई, वस्तु की कीमत प्राइस P से डिनोट करते हैं और उसकी पूर्ति की मात्रा क्वांटिटी S से निरूपित किया जाता है कि धनात्मक प्रत्यक्ष संबंध को इससे गणितीय रूप से S इजिकल टू F इंटू P से डिनोट किया जाता है। वहीं ये क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ति के नियम का फंक्शनल रिलेशन व्यक्त कीजिए, तो S इजिकल टू F इंटू P हो जाता है। ठीक है, अधिक धन उत्पन्न करने के लिए विनियोजित धन को क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? देखिए ऑल कैपिटल इज वेल्थ, क्या कर रहे हैं, सारे पूंजी धन है, बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल, सारे धन पूंजी नहीं है, ये कह रहा है ये। यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र में धन का वह भाग जिसका उपयोग पुनः अधिक धन या संपत्ति के उत्पादन के लिए निवेश किया जाता है पूंजी कहलाता है। ठीक है, केवल धन होना पूंजी नहीं है जब तक उस धन को उत्पादन प्रक्रिया में लाभ या अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के उद्देश्य लगाया जाए, उद्देश्य से न लगाया जाए, ये कह रहा है। ठीक है, धन और पूंजी का अंतर बोर्ड में 2 अंकों के अति लघुतरीय प्रश्न में ये पूछा जाता है। ठीक है, धन। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयुक्त लेखांकन प्रणाली आधारित होती है। अब बताइए नेशनल, जब भी हम इनकम की गणना करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें आती है? इसमें आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम आएगा। डबल एंट्री सिस्टम है क्या, आइए देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन वैल्यू बराबर टोटल इनकम जनरेटेड इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, समझिए। सोशल अकाउंटिंग पर आधारित होता है राष्ट्रीय आय, जिसमें दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के सिद्धांत लागू होते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, एक और प्राप्तकर्ता क्रेडिट जमा बोलते हैं और दूसरी ओर डेबिट। इससे आय का चक्रीय प्रवाह संतुलन रहता है। ठीक है, आइए। रिचर्ड स्टोन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये पूछ देगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिचर्ड स्टोन को। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। रिकॉर्डो क्या कहता है? रिकॉर्डो कहता है कि उसकी उत्पादन लागत द्वारा प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला जाता है। देखिए है क्या ये, इकोनॉमिक ड्यू पॉइंट क्या होता है? रिकॉर्डो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करता है, शॉर्ट में दिया गया है इसकी, इसलिए कि आपको ये समझ में आएगा, कुछ चीज़ें एग्जाम में याद आ जाती है। रिकॉर्डो इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। जेवंस मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता है। मार्शल बथ डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है। मार्शल ने बाद में मांग और पूर्ति रूपी कैंची को 2 पार्टों को मिलाकर आधुनिक सिद्धांत दिया था। यानी मार्शल हमेशा डिमांड और सप्लाई की बात करेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि डिमांड और सप्लाई की कौन बात करेगा, 4 ऑप्शन देगा, रिकॉर्डो, जेवंस और मार्शल, तो सबसे पहले मार्शल को टिक कीजिएगा, क्योंकि मार्शल डिमांड और सप्लाई की बात करता है। सरकार का ऐसा व्यय जो परिसंपत्ति का निर्माण कहलाता है, निर्माण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? यानी सरकार एसेट का जो निर्माण करती है उसे क्या बोलती है? तो आपको पता है पूंजीगत, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय होता है। क्यों होता है? देखिए एग्जाम्पल ऑफ कैपेक्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन, जो भी रोड बनाता है उसको बोला जाता है। बिल्डिंग स्कूल, बिल्डिंग में कमर्शियल हो गया, कारपोरेट हो गया, और बिल्डिंग स्कूल ये जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की आती है वो हो गया। मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, रेल प्रोजेक्ट हो जाएगा,
ये सारे चीज़ आएगा। पूंजीगत व्यय होता क्या है? वह व्यय जिससे या तो सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति, देखिए भौतिक में सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल का निर्माण होता है। फिर सरकार की लायबिलिटी जो होती है में कमी आती है, उदाहरण फ्लाईओवरों के निर्माण, मशीनों की खरीद में, ऋणों का पुनर्भरण में। अब देखिए राजस्व व्यय से कोई संपत्ति नहीं बनती है, ठीक है। जैसे वेतन, पेंशन, ये दे दिया गया वेतन तो दे दिया, ख़त्म हो गया। पेंशन दे दिया गया, चला गया पेंशन, ये बात कर रहे हैं। जबकि पूंजीगत व्यय से अस्थायी संपत्ति बनती है, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया। इसमें हम लोगों ने कैपिटल को एक्सपेंड करके हमने संपत्ति को खड़ा किया है। जैसे पहले था ना एयर इंडिया, भारत सरकार की थी, अब ये प्राइवेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। क्या क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया? तो ये 1990 में आया। किसने लेके आया? पाकिस्तान के थे आते, देखिए बताते हैं कौन। एक तो हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, हो जाएगा शिक्षा स्तर, हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, हो जाएगा उपयुक्त, सभी होगा इसमें। देखिए शिक्षा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के औसत प्रत्याशित वर्ष और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल आय हो जाएगा, ठीक है। देखिए हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। HDI बराबर HEL, याद रखिएगा HDL बराबर HEI, हेल्थ, एजुकेशन और क्या जीवन स्तर, ये याद रखिएगा। हेल्थ HEL, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बराबर HEL, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए महबूब उल हक और अमर्त्य सेन नाम भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है। पूछेगा HDI के जनक कौन है, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का जरूर देखिएगा। अगर अमर्त्य सेन नहीं देगा तो महबूब उल हक मार के आइएगा। ये कब आएगा? HDI कब आया था? तो 1990 में, याद रखिएगा 1990 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, अक्सर लागत को कहा जाता है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? इतना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक तो ट्रांसफ़र अर्निंग होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा त्यागा गया श्रेष्ठ विकल्प, तीसरा अल्टरनेटिव कॉस्ट होता है। ये होता क्यों? आइए देखेंगे क्या कह रहा है ये। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है, उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विकल्प का जो त्याग किया जाता है उसे अवसर लागत बोला जाता है। इसे वैकल्पिक लागत तथा हस्तांतरण आय भी बोला जाता है। छात्रों को एक व्यवहारिक उदाहरण, जैसे यदि कोई शिक्षक बैंक की 5,000 रुपये की नौकरी छोड़कर कोचिंग में पढ़ाता है, 50,000 अवसर लागत होता है, इसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। इसी को 50,000 की नौकरी छोड़ के और कोचिंग में पढ़ाता है तो 50,000 अवसर लागत है ये, ठीक है। आइए नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं कि गणना कैसे की जाती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, तो बताइए क्या किया जाएगा। इसका अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, यही होता है सबसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए। क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? देखिए फार्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या? किसी वस्तु पर दिया गया सब्सिडी। जैसे हम रेल का टिकट खरीदते हैं, वो रेल के टिकट का अगर 30 रुपये किराया है तो उसमें भारत सरकार सब्सिडी देती है, उसमें वही सब्सिडी इसमें बताया गया। हालांकि वो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक सब्सिडी होता क्या है। जैसे आप राशन उठाते हैं उस पर भी तो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, वही है। मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT होता क्या है? देखिए फैक्टर कॉस्ट FC को बाजार कीमत मार्केट प्राइस में बदलने की शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर होता है माइनस आर्थिक सहायता सब्सिडी जोड़ा जाता है। यह शुद्ध राष्ट्रीय आय की सभी आंकिक गणना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का मूलाधार है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवारों तथा फर्मों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है?
इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ये वास्तविक रियल फ्लो कहा जाता है। रियल फ्लो होता क्या है ये देखिए क्या है। हाउस होल्ड, फैक्टर सर्विस, फॉर्म्स, गुड सर्विस, ये हाउस होल्ड, ये इसका आता है क्या, रियल फ्लो में आता है। हाउस होल्ड मतलब परिवार द्वारा, फिर कारक जो क्या होता है सेवा होता है, फिर फॉर्म्स होता है, फिर वस्तु एवं सेवा होता है, फिर परिवार आता है। इसका डायग्राम है। होता क्या है देखिए, रियल फ्लो जब परिवार फर्मों के साधन सेवाएं भूमि श्रम पूंजी देते हैं और फर्म परिवारों को वस्तु सेवाएं प्रदान करती हैं, वास्तविक होते हैं। मौद्रिक प्रवाह में होता क्या है, जब इनके बदले में मुद्रा में भुगतान किया जाता है उसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। याद रखें, वास्तविक प्रवाह में केवल भौतिक वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होता है, मुद्रा का नहीं होता है, याद रखिएगा। वास्तव प्रवाह में केवल भौतिक वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होता है, मुद्रा का नहीं होता है, ठीक है। 20 नंबर देखिए, मशीनों के निरंतर प्रयोग से होने वाले टूट फूट यानी इसको बोलते हैं वियर एंड टियर की पूर्ति हेतु रखी गई राशि कहलाती है। क्या होता है इसका, इसका होगा ए एंड सी, यानी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, दूसरा डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो जाएगा। आइए होता क्या है ये सब। डिप्रेशन, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। किसी भी मशीन को आप खरीद रहे हैं, उसमें अगर 10 साल उसमें काम करना, 10 साल तक आप उसको यूज किए हैं और वो मशीन काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको इनकम कितना हुआ और मशीन का खर्चा कितना हुआ ये माइनस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा। ये हो गया आपका, देख लीजिएगा ये क्या कर रहा है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।